यही है कि दादा चाचे ताऊ कह दिया तो मेरा मानना है कि वहाँ सारे नाम कवर हो जाते हैं। जितने भी मेरे चाचे ताऊ दादे चाची ताई बहन भाई बैठे हैं सभी को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज गांव ताल्लू की इस पावन धरा पर आकर के ताल्लू से एक विशेष नाता है। हमारे गांव ताल्लू की शान, हमेशा कौन सी भी सरकार हो हमारा विशेष योगदान उसमें रहता है। आते आते वक्त सर से बात हुई कि सर मैं ताल्लू गांव में जा रही हूं, आपने बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी धर्मवीर जी यहां से दिए, जिनके जीवन से जिनके स्वभाव से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे आते आते उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अनीता मेरा गांव बड़ा अच्छा है, वो आपको बड़ा मान और सम्मान देगा। मैंने कहा सर सौभाग्य है, आज पूरे देश और प्रदेश की बेटी होने का सौभाग्य मिलता है। ये मेहनत और उस कर्म की बदौलत है कि आज पूरे क्षेत्र की बेटी कहलाने का एक सौभाग्य मिलता है। तो ताल्लू गांव से हरियाणा प्रदेश की बेटी हूं। हमारे हरियाणा में दादी जी कहती थी बचपन से कि बेटा दूबा मर के नाड़ हुआ है तो हमारे रिश्ते आपस में जुड़े होते हैं। एक दूसरे से जब हम बात करते हैं तो गांव की बात चलती है तो हमारे रिश्ते नाते निकल जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमारा जुड़ाव, और मैं उस प्रदेश की बेटी हूं जहां दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा, जहां रिश्तों का महत्व होता है, जहां संघर्ष किया जाता है, जहां हमेशा मेहनत की मिसाल दी जाती है, जहां मंच रागनियों से सजते हैं, जहां पर बड़े संघर्ष की कहानियां सुनाई जाती है, जहां भगत सिंह की कहानियां सुनाई जाती है, सुभाष चंद्र बोस के किस्से सुनाए जाते हैं, जहां पर माए सोते वक्त उधम सिंह की वो कहानी सुना करके बच्चों को सुलाती है, रानी लक्ष्मीबाई की उस वीरता का परिचय देती है। मैं उस प्रदेश और देश की बेटी हूं। आज जब कल भाइयों का मेरे पास फोन का तो मैंने कहा भाई वैसे बहुत व्यस्त हूं, लेकिन पता नहीं क्यों ताल्लू गांव से मेरा एक विशेष लगाव है। मैं कभी ताल्लू गांव के कार्यक्रम को मना नहीं करती, मैं जैसे तैसे भी टाइम निकाल करके मैं जरूर गांव ताल्लू के अंदर पहुंचूंगी। आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं। लेकिन यह मेरे युवा पीढ़ी और मेरे छोटे बहन भाई बैठे हैं, मैं आप सभी से कुछ बातें इसलिए शेयर करूंगी क्योंकि जीवन के अंदर हर चीज जरूरी है, मनोरंजन भी जरूरी है, खेलना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे छोटे बहन भाई बैठे हैं। मैं एक ही बात कहूंगी, आज आपके हालात क्या हैं, आपकी परिस्थितियां क्या है, आपके घर में खाने के लाले हैं, आज आपके माँ बाप है या ना है, किस जाति में आपने जन्म लिया, किस धर्म में जन्म लिया, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, अगर आपने अपने सपने बना लिए और उन सपनों के प्रति आप सजग हो गए, उन सपनों के पीछे अगर आप पागल हो गए और अगर आप उस सपने ने दिन रात सोते जागते आपने उसका स्मरण कर लिया, मैं गारंटी के साथ कहती हूं, मैं दावे के साथ कहती हूं, आज आपकी जो हालात है वो आने वाले समय में ऐसी हालात नहीं रहेगी। क्योंकि मेरे जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे हालात रहे, घर के अंदर खाने के लाले, चारपाई पे विधवा माँ जब एक बेटी को बाहर निकालती है पिता के इस दुनिया के जाने के बाद, तो मैं समझती हूँ उस माँ के हृदय को, उसका हृदय कांपता है कि जवान बेटी को बाहर कैसे निकालूं। 12 साल की उम्र में किसी बच्चे पर अगर ऐसी विपदा आ जाती है तो बहुत सारी परेशानियों का टोकरा आ जाता है। आज से 20 साल पहले जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे साथी लाखों भाई सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं, बहुत सारे उदाहरण आज हमारे सामने हैं। लेकिन आज से 20 साल पहले अगर कोई बेटी, बिना बाप की बेटी अगर ये कहे कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपने देश को, अपने समाज को कुछ देना चाहती हूँ, तो आसानी से विश्वास नहीं होता था। जब मेरी माँ ने मैंने ये शब्द कहे और जब वो 12 दिन के बाद
परिवार के सामने मैंने बात रखी। मैं आज इस तालु गांव में यह बात इसलिए कह देना चाहती हूं क्योंकि हमारा ग्रामीण तबका एक जैसा है। 12 दिन के बाद मेरे परिवार में मेरे चाचे ताऊ इकट्ठे होते हैं और एक ही बात रखते हैं कि बेटी है। मैं सोच रही थी कि शायद शिक्षा की बात होगी, आगे बढ़ाने की बात होगी, क्योंकि जब समाज में किसी बच्चे के ऊपर माँ बाप का साया नहीं रहता तो समाज के भोले भाले लोग ये सोचते हैं कि अगर एक बेटा बेटी कोई बड़ा है तो उसकी शादी कर दी जाए तो वजन उतर जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर किसी बच्चे के माँ बाप नहीं रहे तो एक बार उस बच्चे से पूछ ले कि बेटा आपके क्या सपने और आप क्या करना चाहते हैं। शादी से पहले उसके सामने शिक्षा का प्रस्ताव रखे ताकि वो बच्चा कामयाब होकर आगे बढ़ जाए, ताकि उस परिवार के वजन को उठा सके, ताकि उस माँ बाप के उस हृदय का सितारा बन सके। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ जो मेरे चाचे ताऊ चाहते हैं मैं वो तो नहीं चाहती, लेकिन मेरे पिता का सपना मैं जरूर पूरा करना चाहती हूँ। और मेरी माँ एक ही बात कहती है कि अनीता बेटा आज मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मैं नहीं बोल सकती, अगर मैं बोलूंगी तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे। बहुत सारी ऐसी हालात रही, बहुत सारी विपदाएं रही, लेकिन अंत में मैंने मेरी माँ को एक बात कही थी। मेरी बहनें बैठी यहाँ पे, बहुत सारी बहनें कह देती कि हमारे परिवार वाले हमारे को बाहर नहीं निकलने देते। मैंने मेरी माँ को एक ही बात कही थी, आंखों में आंख डाल के। मैंने कहा, माँ ये अनीता बेटी विश्वास दिलाती है कि एक दिन आपको इस हिंदुस्तान में अनीता कुंडू की माँ के नाम से जाना जाएगा। मैं वो कारनामा करके दिखाना चाहती हूँ। वो बात कह करके मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। चाहे गोबर का तासवा उठाना हो, चाहे चूल्हे का काम हो, चाहे खेत में हल चलाना हो, चाहे पशुपालन का काम हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे वो खलियान हो, कोई भी ऐसा काम नहीं जिसको मैंने करना नहीं सीखा होगा। मैं मेरे युवा साथियों को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आज यहाँ पर अनीता कुंडू को नहीं बुलाया गया है। आज यहाँ पर मेरे संघर्ष को, मेरी मेहनत को, मेरे कर्म को बुलाया गया है और कर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आज बेटियों से ज्यादा हमारे को बेटों के ऊपर काम करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बेटियों को हमेशा अपने जीवन को संवारना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। उनके पास टाइम कम होता है क्योंकि उन्हें पता है कि अगले घर जाना है, हमारे पास टाइम कम है। लेकिन मैं माओ से निवेदन करूंगी कि अपने बच्चों के अंदर संघर्ष करने का वो मादा डाले और एक ही बात कहे कि बेटा इन किलिया ने तो भूल जाए, इस मकान ने भूल जाए, नई शुरुआत तूने अपने आप करनी है। इसको भूल करके अपने कर्म पे ध्यान दे और अपने सपने बना और उसके लिए संघर्ष कर। मैं जब समाज में घूमती हूँ तो युवा साथियों से पूछती हूँ, मेरे भाइयों से पूछती हूँ, कड़वी बात है लेकिन कहूंगी जरूर क्योंकि बदलाव जरूरी है। मैं युवाओं से पूछती हूँ कि आपके सपने क्या है, तो हंस के जवाब दे देते हैं कि अभी तक हमारे को कोई सपना ही नहीं बनाया है। अरे 30-35 साल 25 साल की उम्र तक आपने सपना नहीं बनाया है, वो जोश वो जुनून उस उम्र के अंदर होता है, तो आप कब सपने बनाओगे, कब उनको पूरा करोगे। मेरा ये मानना है कि एक बच्चे का बचपन से जब 10 साल का हो जाता है तब से उसके सपने बन जाने चाहिए। 12 साल के अकबर ने राज्य संभाल लिया था और पूरे देश को संभालने का काम उसने किया था। तो मेरा ये मानना है कि भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में अपने देश को बलिदान देकर के पूरे हिंदुस्तान को जगाने का काम किया था। तो मेरा ये मानना है जितनी भी युवा शक्ति बैठी है यहाँ पर, मैं एक ही बात कहूंगी, अपनी पेन डायरी उठाइए और अपने सपने को आज ही जाकर के लिख लीजिए। जितने बड़े आप सपने बनाएंगे, मैं मानती हूँ गरीब की बेटी हूँ, एक गरीब के बच्चे के पास अगर कुछ नहीं है तो उसके पास सपने लेने का तो अवसर है। वो जितने बड़े सपने लेगा उसके पीछे जितना बड़ा दृढ़ विश्वास होगा, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ, वो सभी सपने पूरे होंगे। लेकिन सातों महाद्वीप घूमे, पूरे संसार का चक्कर लगाया, कई बारी दुखी हो जाती हूँ। एक पीड़ा दिल के अंदर रहती है। जिस प्रदेश में मेरी चाची ताइयों ने, मेरी माओ ने, गांव में जब आती हूँ तो उस चीज को देखती हूँ, अभाव सा आजकल मिलता है। जहां कड़ोनी बिलोनी, जहां दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा, जहां आज बर्गर पिज्जा जैसी बीमारी आ गई। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी मेरी माओ को कि बगैर संघर्ष के, बगैर मेहनत के, बगैर त्याग
त्याग के कभी भी भीमराव अंबेडकर नहीं पैदा हो सकते, कभी भी उधम सिंह पैदा नहीं हो सकते, कभी भी चंद्रशेखर आजाद पैदा नहीं हो सकते। खान पान और विचार, अगर आपके खान पान अच्छे हैं और आपके विचार अच्छे हैं और आपका सादा जीवन है, मैं गारंटी के साथ कहती हूं, मैं दावे के साथ कहती हूं, वहां से एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा, वहां पर एक अच्छे इंसानों का निर्माण होगा। आज शिक्षा की कोई कमी नहीं है, स्कूलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहती हूं, डिग्रियां बहुत हैं, लेकिन आज इंसान तैयार नहीं किए जाते। आज इंसानों की बहुत ज्यादा कमी है। एक व्यक्ति अगर रोड पे तड़प रहा है तो हम वीडियो बनाने में विश्वास रखते हैं, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने का हम विश्वास नहीं रखते। आज इसलिए इंसानों की जरूरत है। आज किसी व्यक्ति को सहायता की जरूरत है तो हम सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ते, उस बात को हम रिकॉर्ड करके लोगों को सुनाने के लिए हम विश्वास करते हैं। तो मेरा कहने का भाव यही, एक बेटी होने के नाते, कि इस पश्चिमी सभ्यता का असर हमारे समाज के ऊपर नहीं आना चाहिए। अंग्रेजों ने एक ही बात कही थी कि हिंदुस्तान को तोड़ना है तो उसकी संस्कृति को तोड़ दीजिए। मैं मेरी माँ से निवेदन करूंगी कि अपने बच्चों की लोरियों के अंदर वो देशभक्ति की भावना डाले। अपने घर के अंदर कोल्ड ड्रिंक की बजाय वो कड़ौनी, मिट्टी की कड़ौनी और बेलौनी, वो लाल लाल मलाई, वो घी के पीपे, जहां से खा करके हमारे प्रदेश ने जवान भी तैयार किए, किसान भी तैयार किए और पहलवान भी तैयार किए हैं। मैं मेरी माँ से निवेदन करूंगी कि अपने बच्चों के अंदर अच्छी डाइट के साथ साथ अच्छे विचार डालें, क्योंकि आज मैं जो कुछ हूँ, आप मेरे गांव में जाकर के मेरी घर की व्यवस्था देख लीजिएगा। वो घर मैंने आज भी एज इट इज रखा हुआ है, ताकि ये सोचे कि अनीता बहुत बड़े खानदान की परिवार की बेटी है, धनाढ्य परिवार की बेटी है। मैं एक छोटे से मजदूर और किसान की बेटी हूँ। घर के अंदर बड़ा संघर्ष था, बहुत सारी विपरीत हालात थी, माँ अनपढ़ थी, परिवार पूरा अनपढ़ था, लेकिन सौभाग्यशाली हूँ उस परिवार की कि घर के अंदर ना टीवी था, ना लाइट थी, लेकिन एक छोटा सा रेडियो था। उस रेडियो के अंदर आकाशवाणी के कार्यक्रम आते थे। उस रेडियो के अंदर 8 रागनियां आती थी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के किस्से सुनाए जाते थे कि सो पड़े मुसीबत बेटा मर्द जवान में, और भगत सिंह कदे जी घबरा जा बंद मकान में। ये कहानियां सुन सुन करके मैं बड़ी हुई। ये संघर्ष, ये मेहनत मैंने उस विचारों से पैदा हुई कि किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में जाकर के छुपते छुपाते हुए किस तरीके से हिटलर से हाथ मिलाया और किस तरीके से हमारे देश के इस योद्धा का स्वागत हुआ और कैसे अंग्रेजों के खिलाफ वो सेना तैयार की। कहने में बड़ा आसान है, लेकिन जब करने चलते तो बहुत सारे संघर्ष और छाती पर गोलियों का डर। मैं शहीदों को सलाम करती हूँ, क्योंकि मैं उस खेल की खिलाड़ी हूँ जहाँ पर मैंने टेंट लगा करके AK-47 उठा करके, जहाँ हमारे शहीद वीरेंद्र भाई जैसे योद्धा जहाँ पर ड्यूटी देते हैं, वहां पर मैंने टेंट लगा करके 2-2, 3-3 महीने उन पहाड़ों पर तपस्या की है। उस प्रदेश की बेटी हूँ जहाँ दूध दही का खाना है, वहां मैंने बगैर मेरे खाने के 2-2 महीने ग्रीन टी जैसे, उस पता नहीं, मुझे तो मेरे परिवार में सिखाया भी नहीं गया है, सुबह उठ करके ब्रेड मैंने कभी जीवन में नहीं खाई, ऐसे भोजन के साथ मैंने कड़ी तपस्या की है। मैं जानती हूँ उन शहीदों को जिन्होंने AK-47 उठा करके आज भी हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, और हम यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर, जाति पर, धर्म पर, ऐसे बातों पर हम आज बंटवारा करके आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। आपस में हम छोटी छोटी नाई पर, खोरे पे हम लड़ाई कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी मेरे देश के वासियों को कि अगर आप उन शहीदों को कुछ देना चाहते हो तो सबके परिवारों में खुशहाली होनी चाहिए। वो शहीद और वो सभी आत्माएं हमारी खुश होंगी कि हमने कुछ देश को दिया है। मैं यही कहना चाहूंगी आज इस मंच से कि अपने बच्चों को अपनी अच्छी शिक्षा दे, अपने बच्चों को अच्छे विचार बताएं, और अपने बच्चों को, क्योंकि मैं उस किसान की बेटी हूँ जहाँ पर मैंने खुद अपने कंधे पर हल उठा करके मुन्नी में कैसे दाने डलते हैं, किस तरीके से रात को पानी लगता है, जाड़े का महीना कैसा होता है, गर्मी का जून का महीना कैसे होता है, हर भावनाएं मैंने ग्राउंड से समझी है। मैं उस मजदूर की बेटी हूँ जहाँ पर मैंने हमेशा संघर्ष देखा है, उस विधवा माँ की बेटी हूँ, मैंने उसकी आंखों में चिंता के भाव देखे हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, मेरी माएं बैठी हैं, आप तो वो योद्धा हो कि मेरे हरियाणा की कहावत है कि माँ बठियारी होकर के भी अपने बच्चों को पाल सकती है, लेकिन एक पिता राजा होकर के भी अपने बच्चों को नहीं पाल सकता। मैं ये सभी पिताओं पे तो नहीं कहूंगी,
लेकिन ये उदाहरण है ज्यादातर मेरे समाज में कि हमारी माँ इतनी कर्मठ और त्याग की मूर्ति होती हैं। तो आज की माओ से मैं खासकर निवेदन करूंगी, एक कड़वी बात जरूर कहूंगी कि आज ये मोबाइल आ गया है, आज ये इतनी खतरनाक चीज आ गई है। ये अच्छी भी है, आपके अच्छे संदेश दूर तक पहुंचाती है, लेकिन ये हमारे बच्चों के लिए अगर इन बच्चों को इसका यूज ना करने आए तो ये बहुत खतरनाक भी है। खासकर आज की कुछ माओ को कहूंगी, सभी को तो नहीं। आज आप रील बनाती रह जाना, लेकिन आने वाले समय में ये बच्चे आपकी रेल नहीं बना दे, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूं, मैं दावे के साथ कहती हूं। क्योंकि जिस भी माँ बाप ने अपने बच्चे को टाइम दिया, खासकर मेरी मातृशक्ति और मेरे भाई बैठे हैं, सभी को एक बात कहूंगी, हमारी असली प्रॉपर्टी, हमारी असली ताकत एक इंसान, चाहे राष्ट्रपति बन जाए, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे कोई भी किसी पद पे हो, लेकिन उसकी इर्द गिर्द वो अपने बच्चों के आसपास घूमता है, वो अपना बुढ़ापा अपने बच्चों के अंदर सारा देखता है। तो मैं कहूंगी माँ बाप को कि आपकी असली प्रॉपर्टी, आपकी असली ताकत, आपकी असली धरोहर आपके बच्चे हैं। अगर आपने अपने समय को, अगर आपने टाइम को अपने बच्चों पे बो दिया, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ, आने वाले समय में वो बच्चे आपकी जरूर सेवा करेंगे। लेकिन समाज में घूमते घूमते एक बीमारी में देखती हूँ आजकल। आज मेरे देश के अंदर वृद्ध आश्रम खुल गए। मैं चाहती हूँ, मैं उस हिंदुस्तान की बेटी हूं जहां दरवाजे पर हमारे बुजुर्ग ना बैठे हो तो दरवाजे की शोभा नहीं होती है। मेरा ये मानना कि दरवाजे के ऊपर मजबूत से अगर हमारे दादे बैठे हो तो एक अलग सा ही भाव आता है, एक अलग सी मजबूती मिलती है। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको जरूर समझाने का प्रयास करूंगी। कई बारी कई घरों में देखती हूँ सिक्योरिटी गार्ड बिठा देते हैं, और बुजुर्ग देखती हूँ तो बुजुर्ग वृद्ध आश्रम में मिलते हैं। एक बारी एक घर का वाक्य हुआ, उस घर हमेशा आपके साथ खड़ी पाऊंगी। मैं इतना ही कहूंगी, मेरा एक ही मकसद है कि मेरे देश के ये फूल, ये खिलखिलाते बच्चे, मेरा जीवन इनके बीच से होते हुए इस दुनिया से मैं चली जाऊं, ताकि मेरे देश की युवा पीढ़ी, ताकि मेरे देश का ये भविष्य खराब ना हो। आज नशे जैसी बीमारी ने, आज एक ऐसी बीमारी आ गई है ड्रग्स, जिसको हम पता भी नहीं है। देख मेरी चाची ताई, मेरे चाचे ताऊ, कि हमारी संस्कृति को फॉलो करे, हमारे वेदों को पढ़े, उन ग्रंथों को खगोले। जब मैं 7 महाद्वीपों में गई तो सभी होटलों के अंदर अलग अलग भाषा के अंदर गीता जैसा ग्रंथ रखा हुआ मिला। ये हमारी संस्कृति की ताकत है, ये हमारी पावर है। तो मैं पूरी कमेटी का, जादूगर भाई साहब का, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया। हमेशा मैं आपकी आभारी रहूंगी। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां बहन जी के लिए। बहन जी करो।